जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेट लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आपके लिए एक नए प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हुए हैं और वो जो क्लासे है वह क्लास 5 और क्लास 8, क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक के प्रश्न जो होंगे आज की क्लास में हम लोग करेंगे ज्योग्राफी के, जिसको हम सामाजिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी शिक्षकगण 1 से लेकर 5 तक के तैयारी में जुटे हुए हैं तो उनके लिए जो ये क्लास रखी गई है बहुत उपयोगी क्लास है, जिसमें देख सकते हैं आज की जो टॉपिक है वह है प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव संसाधन, भूमि हो गया, इसके बाद मृदा और जल। इसी से रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग प्रश्नों को करेंगे, समझकर प्रश्नों को करेंगे, बारीकी से प्रश्नों को करेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए क्लास की तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां पे जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे सारी पीडीएफ जो है आपको हमेशा मिलती रहेगी और जो जो क्लासें होती है वहां पे आपको पीडीएफ मिलेगी। तो आइए हम लोग अपने क्लास जो प्रश्न है उसको देखिए। पहला देखिए प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 5 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर और 1 जुलाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये बिल्कुल सही होगा। 21 मार्च को याद करना होगा। विश्व वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। आप यहाँ पे जो है फिगर में देख सकते हैं। अब रही बात कि विश्व वन दिवस जो है 21 मार्च को तो मनाया जाता है, अब ये क्यों मनाया जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि मानवता और पृथ्वी के जो अस्तित्व है, जिसके अंतर्गत वन और पेड़ के महत्व के विषय में जो जागरूकता बढ़ाने के लिए जो प्रत्येक वर्ष होता है वह 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको हम विश्व वन दिवस भी कहते हैं। अगर बात करें कि जो वर्ष 2023 में वन दिवस जो मनाया गया है इसकी थीम क्या है, इसकी जो थीम क्या है, तो इसकी जो थीम है वन और स्वास्थ्य है। इसकी जो थीम है वन और स्वास्थ्य है, इस चीज को ध्यान में रखना हो गया। ठीक है, वर्ष 2023 की जो थीम है वन और स्वास्थ्य हो गया। ओके, इसके बाद देखिए आते हैं प्रश्न संख्या दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पे कि मृदा के निम्नकरण में सहायक कारक कौन से हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। वनो उन्मूलन, इसके बाद अतिभारण, रासायनिक उर्वरकों और यहाँ पे दिया है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये डी विकल्प, ये सही होगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि यहाँ पे बात आ गया है मृदा का, तो मृदा के जो सहायक कारक होते हैं वह तो वनो उन्मूलन होते हैं, ये बिल्कुल सही है। अतिभारण भी होता है और रासायनिक उर्वरक होता है। अब रही बात कि मृदा जो है ये कैसे होती है, मृदा जो है क्या है, तो इसमें अगर बात करें तो मृदा में होता है वायु, हवा हो जाता है, इसके बाद जल होता है और जलवायु होता है। इसके बाद जल और जलवायु की क्रिया में जो चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है, जिसके कारण शैल कण जो होते हैं, ह्यूमस का मिश्रण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। तो इस चीज को ध्यान में आपको रखना होगा कि जो मृदा के जो कारक हैं वह वन उन्मूलन भी है, अतिभारण भी हो जाएगा और रासायनिक उर्वरक हो जाएगा। तीसरे प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि पर वन जो है फैला हुआ है। झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि पर वन जो है फैला हुआ है। तो यहाँ पे 29%, 35%, 47% और 39%। राइट आंसर जो होगा यहाँ पे ए जो है राइट आंसर हो रहा है। 29% जो है झारखंड में जो है वन का फैलाव सबसे ज्यादा है। अगर यहाँ पे जो बात करें हम भारतीय वन सर्वेक्षण जो है 2019 के रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें जो झारखंड राज्य में इसका जो वन क्षेत्र है वह है 23,611 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 23,611 वर्ग किलोमीटर है 2019 के आंकड़ा के अनुसार। अगर बात करें इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है, अगर इसका बात करें कि इसका जो भौगोलिक क्षेत्र हो जाएगा वह हो जाएगा 29.62%। इस चीज को ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, अब एक साथियों एक और प्रश्न आता है कि जो झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है। झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है, तो इसका जो आपको उत्तर होगा वह पलामू जो है
पलामू अभयारण्य, इस चीज को याद रखना होगा। पलामू अभयारण्य ये जो है कह सकते हैं झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र माना जाता है। ओके, आगे देखिए चौथा प्रश्न। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है कि अलवण जल कितने प्रतिशत होते हैं। अलवण जल जो होते हैं कितने प्रतिशत होते हैं? 2.1%, 2.7%, 3.1 कि 3.7%। राइट आंसर जो होगा यहाँ पे 2.7% होते हैं। अलवण जल जो होते हैं 2.7% होते हैं। ओके, अब यहाँ पे आ गया बात कि अलवण जल होते क्या है, ये भैया है क्या? तो इसको हम लोग अगर बात करें, जैसे हम अपने लिए जो उपयुक्त जल का उपयोग करते हैं वह जो होता है अलवण जल ही होता है, जिसे हम लोग इसे बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? ताजा जल भी कहा जाता है। इसे हम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? ताजा जल भी कहते हैं। ओके, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर बात करें तो पृथ्वी पर लगभग 2% जो जल है वह ठोस अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी पर जो जल है 2%, वह जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। ओके, इसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि रेंगुर मृदा किसे कहा जाता है? रेंगुर मृदा जो है किसे कहा जाता है? लाल मृदा को, काली मृदा, जलोढ़ मृदा और लैटेराइट मृदा। राइट आंसर जो होगा यहाँ पे बी जो है ये राइट आंसर होगा, काली मृदा को। रेंगुर मृदा जो है काली मृदा को कहा जाता है, क्योंकि काली मृदा को ही रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे रही बात कि ये जो मिट्टी है ये कहाँ पे विकसित होती है, तो ये मिट्टी जो है वह कौन सा राज्य है? तो पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा। वह राज्य का नाम याद करिएगा, पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। इसके बाद दक्षिणी पंजाब होगा, दक्षिणी पंजाब हो जाएगा। ये सब क्षेत्रों में जो है यहाँ पे ये जो है विकसित मिट्टी होती है। अधिकतर कह सकते हैं ये रेगिस्तानी चट्टानों और तटीय क्षेत्रों में ये जो मिट्टी है पाई जाती है। ये जो काली मिट्टी है ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। कपास की खेती के लिए, किसकी खेती के लिए? तो कपास की खेती के लिए जो काली मिट्टी है ये सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है, जिसको हम ब्लैक कॉटन साइल भी कहा जाता है। काली मृदा को ब्लैक कॉटन साइल भी कहा जाता है, इस चीज को ध्यान रखना होगा। ब्लैक कॉटन साइल, ठीक है, इसे साइल कहा जाता है, ब्लैक कॉटन साइल इसको कहा जाता है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर जो प्रश्न है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यह किस जिले में स्थित है? गुमला, लातेहार, पलामू और गढ़वा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी जो है ये सही होगा, लातेहार में स्थित है। जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है ये झारखंड का एक राष्ट्रीय उद्यान है और ये जो है लातेहार जिला में स्थित है। ओके, ये जो जो लातेहार जिला है, मतलब कह सकते हैं कि जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के झारखंड राज्य के लातेहार जिला के छोटा सा एक नागपुर का पठार है। एक छोटा सा नागपुर का पठार है, नागपुर का पठार है, वहीं पर जो है ये स्थित है झारखंड राज्य में। ओके, अब इसमें कह सकते हैं बेतला में कौन कौन से जानवर आ जाते हैं? तो इसमें जो है हाथी हो जाएगा, इसके बाद तेंदुआ हो जाएगा, आगे बाघ होगा, ये सब जानवर जो हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। चीतल हो जाएगा। ओके, अब साथियों एक प्रश्न मेरे दिमाग में एक और आ गया प्रश्न कि आप लोग बताइएगा, चाहे हम कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये आपके लिए प्रश्न है कि भारत का जो है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये आपके लिए प्रश्न है। राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा है। ठीक है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आप लोग जरूर इसे बताइएगा कमेंट करके। साथ देखिए प्रश्न, साथ जो प्रश्न है कि नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो जल,
वायु, सौर ऊर्जा और यहाँ पे दिया है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जो हो रहा है यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, उपरोक्त सभी। जल भी हो जाएगा, यहाँ पे वायु भी हो जाएगा और सौर ऊर्जा भी हो जाएगा। ये तीनों जो है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब यहाँ पे आ गया नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन होते क्या है कि वे संसाधन जिन्हें हम एक बार उपयोग करने के बाद फिर से पुनः स्थापित किया जा सकता है या फिर से पुनः हम लोग उसको उपयोग में ला सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा, इसके बाद वन भी हो जाएगा। तो ये सारे जो है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे। ओके, इसके बाद देखिए 8 प्रश्न। 8 जो प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी विधि, निम्नांकित में से कौन सी विधि तीव्र पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे बता देते हैं डायरेक्ट आपको, समुच्च रेखीय जुताई। यहाँ पे जो राइट आंसर जो हो रहा है मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है वह मानी जाती है समुच्च रेखीय जुताई। यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, रक्षक मेखला और मल्चिंग। ये क्या होता है? तो जो रक्षक मेखला है यह फसलों के बीच में पेड़ों की कतार का लगना जो होता है उसी को हम लोग रक्षक मेखला कहते हैं। और जो मल्चिंग क्या होता है? तो मल्चिंग का अर्थ होता है कि जिसमें पौधे के चारों ओर की जो जमीनें होती है वह सुव्यवस्थित रूप से ढक दिया जाता है। जो पौधे के चारों, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कोई पौधा हो गया, ओके, तो जो पौधे के चारों ओर के, जैसे यहाँ पे इसके चारों ओर की जमीनें हो गया, इसको हम लोग सुव्यवस्थित तरीका से ढक देते हैं, उसी को हम लोग मल्चिंग कहा जाता है। आरक्षक मेखला तो आपको समझ में आ गया। ओके, इसके बाद देखिए 9 प्रश्न। 9 जो प्रश्न है कि लवणीय जल कहाँ पर होता है, लवणीय जल कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ये सही हो रहा है, उपरोक्त सभी। नदियों में भी होता है, नल कुंपों में भी होता है और महासागरों में भी होता है। ओके, अब यहाँ पे आया है लवणीय जल, ये होता क्या है? तो खारा जल या कह सकते हैं नमकीन पानी, खारा जल या नमकीन पानी, ये सारे जो है हमारे प्रकृति में पाए जाने वाले नमक युक्त जल होते हैं, जिसको हम लवणीय जल के नाम से जानते हैं। ओके, इसके बाद देखिए 10 प्रश्न। 10 जो प्रश्न है कि मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से? वायु दाब, जलवायु, चंद्रमा का गुरुत्व और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जलवायु। मृदा निर्माण के जो कारक केवल पूछा गया है तो वह हो जाएगा जलवायु। ओके, इसके बाद देखिए 11 प्रश्न। 11 जो प्रश्न है कि झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि जो है कृषि योग्य है, कितने प्रतिशत जो भूमि है कृषि योग्य है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो रहा है ये बिल्कुल सही होगा, 23% जो भूमि है झारखंड में वह क्या है, कृषि योग्य भूमि मानी जाती है। अगर बात करें कि झारखंड में, ये तो कृषि योग्य बात हो गया। अगर बंजर भूमि का क्षेत्रफल की बात करें कि जो झारखंड राज्य है इसमें खेती योग्य बंजर भूमि का जो है क्षेत्रफल कितना है, बंजर भूमि का जो है क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल जो है 4.2% है। अगर यहाँ पे बात करें झारखंड के जो है अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो आप इनका नाम याद कीजिएगा, हेमंत सोरेन। हेमंत जो सोरेन है ये झारखंड के मुख्यमंत्री है। अगर बात करें कि उप मुख्यमंत्री कौन है झारखंड के अभी, तो झारखंड के जो उप मुख्यमंत्री है श्री राजेश बैस हैं। कौन है? तो श्री राजेश बैस जो हो जाएंगे ये झारखंड के उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 12। यहाँ पे जो 12 प्रश्न है कि सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहती है, इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहा जाता है? तो इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जो बी हो रहा है यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि हम जो पूरा विश्व होता है इसमें जो पारी जो तंत्र होते हैं, पारितंत्र होना चाहिए, यहाँ पे परितंत्र नहीं पारितंत्र। अगर बात करें कि पारितंत्र के घटक कौन कौन से हैं साथियों, तो पारितंत्र के जो घटक हो जाएंगे वह हो जाएगा 2। एक होता है अजैविक घटक, एक हो जाएगा अजैविक घटक, और दूसरा जो हो जाएगा जैविक घटक हो जाएगा। कौन सा घटक हो जाएगा? तो ये दूसरा हो जाएगा जैविक घटक।
अजैविक घटक में बहुत सारी चीज आ जाएंगे। अजैविक घटक में जैसे अजैविक घटक भी होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अजैविक घटक भी जो होते हैं यह 3 प्रकार के हो जाएंगे। इसमें भौतिक कारक आ जाएगा, भौतिक कारक आ जाएगा। इसके बाद इसमें अकार्बनिक पदार्थ हो जाएंगे, अकार्बनिक पदार्थ हो जाएगा। और इसके बाद बात करें तो इसमें कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अब इसे याद रखिएगा एक एक पॉइंट को, क्योंकि प्रश्न जो है यहाँ से बनने की ज्यादातर संभावनाएं रहती है। अगर बात करें कि जैविक घटक में, जैविक घटक में कौन कौन से आ जाएंगे, तो जैविक घटक में जो आ जाएंगे उत्पादक आ जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना होगा, जैविक घटक में उत्पादक आ जाएंगे। इसके बाद इसमें उपभोक्ता हो जाएगा और एक जो आ जाएगा अपघटक आ जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो देखिए साथियों, अजैविक घटक में 3 चीज आ गए। आपको भौतिक कारक में मिल जाएगा तापमान, आर्द्रता हो जाएगा। अकार्बनिक में आ जाएगा जल हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें उत्पादक में, तो इसमें हरे पौधे आ जाते हैं। उपभोक्ता में तो आपको पता है जीव जंतु हो जाएंगे। और अपघटक में जो सूक्ष्म जीव होते हैं इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न। 13 जो प्रश्न है कि मृदा संरक्षण जो है इसकी विधियां निम्न में से कौन सी हो जाएगी। तो मत्स्य बनाना, वेदिका बनाना, समुच्च रेखीय द्वारा और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे डी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही हो रहा है, उपरोक्त सभी। 14 प्रश्नों को देखिए। 14 जो प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा जो है उपयुक्त मानी जाती है कपास की खेती के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह सही होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन काली मृदा। काली मृदा को ही कपास की खेती के लिए सबसे जो है उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। ओके, इसके बाद देखिए 15 प्रश्न। 15 जो प्रश्न है कि भूमि का जो उपयोग है डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो भूमि का उपयोग जो है, राइट आंसर यहाँ पे जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, स्थलाकृति होना चाहिए। इसके बाद वहां पे जनसंख्या होना चाहिए और प्रौद्योगिकी होना चाहिए। तो भूमि का हम लोग उपयोग के लिए निर्धारित जो है गतिविधियां यहाँ पे मान सकते हैं। 16 प्रश्नों को देखिए। 16 जो प्रश्न है कि ढक्कन का जो पठार है इस पर कौन सी मृदा जो है पाई जाती है। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो रहा है। ढक्कन के जो पठार होते हैं इस पर काली मृदा जो है काली मृदा पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक क्या होती है, बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। इसके बाद 17 प्रश्न है कि जल ग्रह किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो होगा पृथ्वी को, पृथ्वी को ही जल ग्रह और नीला ग्रह भी आपको देखने को मिलेगा। इस चीज को ध्यान में रखना होगा। पृथ्वी को भी नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है और पृथ्वी को जल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो जल ग्रह तो पहले जाना जाता था, लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम में अगर माना जाए तो वैज्ञानिकों के अनुसार जो है एक और ग्रह को खोज लिया गया है, उसका नाम है मंगल ग्रह, जहाँ पे जो है पानी की मात्रा वहां पे देखने को मिला है। तो जल ग्रह में आपको मंगल ग्रह भी आपको कभी कभी ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। 18 जो प्रश्न है कि यहाँ पे रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती है। रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो होगा शुष्क प्रदेश में जो है रक्षक मेखलाएं लगाई जाती है। अब यहाँ पे बात आया कि रक्षक मेखलाएं क्या होती है। तो जो रक्षक मेखलाएं हैं यह तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों, ध्यान रखना होगा, तटीय प्रदेशों आपको देखने को ऑप्शन में मिल सकता है और एक मिल सकता है शुष्क प्रदेशों। तो आपको देख लीजिए यहाँ पे शुष्क प्रदेश मिल गया है, तो इसलिए हमने इसको ए ऑप्शन को सही किया। अगर आपको तटीय प्रदेश भी मिल जाए तो उस ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। ओके, तो तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में जो पवन की गति रोकने के लिए जो वृक्ष की कतारों में लगाए जाते हैं और मृदा के जो आवरण होते हैं उसको बचाया जाता है, जिसी को हम रक्षक मेखलाएं के नाम से जानते हैं। क्लियर है। यहाँ पे जो 19 प्रश्न है कि विश्व की कितने प्रतिशत भूमि जो है कृषि योग्य है। विश्व की कितने प्रतिशत जो भूमि है कृषि योग्य है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे 11% जो है बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि वर्तमान में अगर बात करें तो भूमि की जो सतह पर 11% जो फसल उत्पादन के लिए जो है भूमि उपयोग में लाई जाती है। कितने प्रतिशत, तो 11%। ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे एक प्रश्न और आ जाता है कि विश्व का वह कौन सा देश है, विश्व का वह कौन सा जो देश है
जो कृषि का सबसे नंबर 1 देश है, कृषि उत्पादन करने में सबसे नंबर 1 देश है, तो उस देश का नाम याद करिएगा, चीन है दोस्तों। कौन सा देश है? तो उस चीन देश का नाम आपको जरूर याद करना होगा, क्योंकि चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक जो है देश माना जाता है। 20 प्रश्न है कि सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार जो होता है, सामुदायिक जो भूमि होता है उस पर किसका अधिकार होता है? तो समाज का अधिकार होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। 21 जो प्रश्न यहाँ पे कर है कि 2 ब्लैंक्स दिया गया है, यहाँ पे मृदा संसाधन की 2 मुख्य खतरे कौन कौन सी होती है? तो 2 खतरे जो है यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। एक मृदा अपरदन, एक क्षीणता। मृदा अपरदन होता है तो मृदा संसाधन के लिए जो है ये 2 खतरे होते हैं। एक क्षीणता का मतलब होता है कि जो मिट्टी का हास्य होता है, तो ये दोनों चीज का रहना जो है ये इसके लिए मृदा संसाधन के लिए खतरा का विषय बन सकता है। यहाँ पे देखिए 22 प्रश्न कर रहा है कि शंकुधारी वन की लकड़ियां जो है कैसी होती है? शंकुधारी जो वन होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, लंबे लंबे जो हैं, तो इसकी लकड़ियां जो है कैसी होती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, कठोर और मुलायम होती है, कठोर होती है और मुलायम होती है, क्योंकि शंकुधारी वन जो है यहाँ की जो लकड़ियां होती है वह खड़े खड़े लकड़ियां होती है, और इनकी जो पेड़ों की पत्तियां होती है ये सुई की आकार की जैसी होती है। किसकी आकार की जैसी होती है? तो सुई के आकार की जैसी इनकी जो है पत्तियां होती है, तो इसलिए इनकी जो पत्तियां है कठोर और मुलायम होती है। 23 प्रश्न जो कह रहा है कि विश्व वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पे आया विश्व वनस्पति को कितने भागों में, कौन कौन से भाग हो जाएंगे? तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, याद भी जरूर आप लोग कर लीजिएगा। एक जो हो जाएगा वन हो जाएगा, इसके बाद जो हो जाएगा एक घास स्थल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? घास स्थल हो जाएगा। एक हो जाएगा गुल्म हो जाएगा, और चौथा जो होगा टुंड्रा हो जाएगा। चौथा जो हो जाएगा टुंड्रा हो जाएगा। तो 4 भागों में विश्व वनस्पतियों को बांटा गया है। इसके बाद देखिए 24 प्रश्न है कि उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? उच्च तापमान, जहाँ पे टेम्परेचर जो है सबसे ज़्यादा होता है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वर्षा होती है, तो वहाँ पे जो राइट आंसर होगा लैटराइट मिट्टी जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि लैटराइट मिट्टी जो है उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती रहती है। ओके, ये जो लैटराइट जो मिट्टी है सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो कौन से राज्य का नाम आपको ध्यान में रखना होगा? तो उस राज्य का नाम हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जरूर याद करिएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद बात करें तो असम हो जाएगा, इसके बाद उड़ीसा हो जाएगा। तो ये जितने सारे राज्य का नाम बताए हैं आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। 25 प्रश्न है कि भारत की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? भारत की कितनी प्रतिशत? केवल भारत की, वो विश्व का था जो चीन था, अब यहाँ पे भारत का बताना है। तो भारत का जो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये बिल्कुल सही होगा। 51% जो भूमि है ये कृषि के लिए जो है उपयोगी मानी जाती है। अब यहाँ पे आपको चारों प्रकार यहाँ पे बता देते हैं। 51% तो ये कृषि के लिए उपयोग होता है। ओके, इसके बाद अगर बात करें 4% जो भूमि है ये चारागाह के लिए होता है। किसके लिए? चारागाह के लिए, याद करना होगा आपको। और जो 21% जो भूमि होती है ये वन के लिए है। किसके लिए? वन के लिए है। और यहाँ पे जो 24% जो जमीन होती है जो भूमि है ये बंजर के लिए है। ये जो है बंजर है, मतलब जिसका हम लोग उपयोग नहीं कर सकते। 51 हो गया कृषि के लिए जो है भारत में, 4% चारागाह के लिए, 21% वन क्षेत्र के लिए, और 24% जो जमीन है बंजर है, बंजर पड़ी है जहाँ पे किसी चीज़ का उपयोग नहीं होता है। तो सबको जोड़ लेते हैं तो क्या 100 हो जाता है? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना? 55 हो जाएगा, और 55 और 4 59 हो जाएगा, और यहाँ पे 51 जोड़ लीजिएगा तो 100% आ गया। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए 26 प्रश्न। 26 जो प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। जलोढ़ भी होता है, काली भी होता है, और यहाँ पे लैटराइट भी होता है। यहाँ पे लैटराइट भी होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इस प्रश्न के हिसाब से सही हो रहा है, क्योंकि भारत में पाई जाने वाली जो प्रमुख मिट्टी है वह जलोढ़ हो जाएगा।
काली भी होता है, लैटराइट भी होगा, इसके बाद पहाड़ी मिट्टी भी होता है, पहाड़ी मिट्टी भी हो जाएगा, रेगिस्तानी मिट्टी भी हो जाएगी, रेगिस्तानी मिट्टी। इस चीज को सारी चीज आपको याद रखना होगा। लवणीय मिट्टी भी होता है, लवणीय मिट्टी भी हो जाएगा, इसके बाद क्षारीय मिट्टी भी होगा, क्षारीय मिट्टी भी होगा, ओके। लेटराइट पीट मिट्टी भी होगा, पीट मिट्टी। तो सारे मिट्टी का नाम बता दिए जो भारत में पाए जाते हैं। आगे देखिए प्रश्न 27 है कि अनादरित चट्टानों का टूटना और क्षय होना क्या कहलाता है? तो अनादरित चट्टानों का टूटना और क्षय होना अपक्षय कहलाता है। अब राइट आंसर जो है यहाँ पे ए सही हो रहा है। अब यहाँ पे अपक्षय आपको समझ में नहीं आएगा कि अपक्षय क्या होता है। तो अपक्षय वह जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद जो चट्टानें होती है वह टूटती फूटती रहती है, जिसको अपक्षय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ए सही हो रहा है। 28 प्रश्न देखिए, 28 जो प्रश्न है कि सामुदायिक भूमि को डैश कहा जाता है? तो सामुदायिक भूमि को ऑप्शन बी जो है सही हो रहा है, साझा संपत्ति संसाधन के रूप में जाना जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। यहाँ पे 29 प्रश्न देखिए कि अलवण जल जो है कितने प्रतिशत उपलब्ध है? तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही होगा। 2.7% जो है ये लवण जल जो है उपलब्ध है, क्योंकि पृथ्वी पर जो उपलब्ध कुल जल का एक छोटा सा भाग है, यानी कह सकते हैं सिर्फ 2.7% भाग ही अलवण जल है, जो जीवन के लिए इतना ही क्या है, महत्वपूर्ण है। ओके, अगला यहाँ पे जो प्रश्न है 30 नंबर की स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच यहाँ पे जुड़े एक संकरित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो एटमॉस्फेयर, यहाँ पे जो सी ऑप्शन जो हो रहा है जैव मंडल, यहाँ पे यस बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 31 प्रश्न है कि समोच्च रेखीय जुताई कहाँ की जाती है? कहाँ पर की जाती है? समोच्च रेखीय जुताई कहाँ की जाती है? तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे पर्वतीय ढाल पर जो है समोच्च रेखीय जुताई की जाती है। ओके, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न अगला 32 जो प्रश्न है कि खाली स्थान यहाँ पे दिया है कि मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक होता है। मृत जीव जंतुओं को जो खाने के कारण एक अपमार्जक होता है, यहाँ पे कौन सा सही हो रहा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो हो रहा है साथियों ऑप्शन सी, ये बिल्कुल सही हो रहा है, गिद्ध हो रहा है, क्योंकि मृत जीव जंतु को खाने वाला जो अपमार्जक होता है वह कौन सा? गिद्ध होता है। अब यहाँ पे आ गया है आहार श्रृंखला की बात, जिसको हम फूड चेन कहते हैं, आहार श्रृंखला की बात आ गया। तो देखिए हमने यहाँ पे फिगर में ले लिया है, जैसे यहाँ पे जो है सूर्य भगवान हो गए, ओके, यहाँ पे जो है घास हो गया, ये घास है, घास हो गया, तो यहाँ पे सूर्य भगवान हो गए, ये पूरा जो है ये पूरा विश्व हो गया। तो यहाँ पे जो घास को जो है एक टीडा खा रहा है, क्या खा रहा है? टीडा खा रहा है, और टीडा को एक छिपकली खा रही है, टीडा को एक छिपकली खा रही है, और छिपकली जो मर गई तो इसको कौन सा खा गया? बाज खा गया। क्लियर हो गया? तो ये प्रक्रिया जो है हमारे विश्व में हमेशा चलता रहता है। अगर ये नहीं रहता आहार श्रृंखला तो आज पृथ्वी पर कोई जीव जंतु नहीं जीवित रहता। उसी प्रकार बात करें यहाँ पे जो घास है, इस घास को खरगोश खा रहा है, कौन सा खा रहा है? तो खरगोश खा रहा है, और खरगोश जो मर गया इसको कौन खा गया? बाज खा गया। उसी प्रकार नीचे के बात करें तो घास को यहाँ पे चूहा खा रहा है, और चूहा को मर गया तो इसको सांप खा गया, और सांप मर गया तो इसको बाज खा गया। तो ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो रहा है। 33 प्रश्न कर है कि भारत में मृदा के कितने प्रकार होते हैं? तो भारत में मृदा के 3 प्रकार होते हैं। भारत में मृदा के 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पे सही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न जो है 34 प्रश्न है कि रेशम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? रेशम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, शहतूत के वृक्ष से। रेशम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो शहतूत के वृक्ष से रेशम को प्राप्त किया जाता है, क्योंकि रेशम कीट के जो कोकून होते हैं, कोकून, इसको याद कर रहा होगा, ये अंडे से कीट बनाने के बीच की स्थिति को कोकून कहते हैं। कोकून जो है अंडे के जो कीट बनने, अंडे के जो कीट बनने के जो बीच की स्थिति होता है, बीच की जो स्थिति होता है वह जो है इसी से प्राप्त होता है, जिसको कोकून के नाम से जानते हैं। यह शहतूत के पेड़ से पाए जाते हैं, और ये इन्हें मलबेरी सिल्क भी कहा जाता है। इसे मलबेरी सिल्क भी कहा जाता है।
तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना होगा। तो ये जितने सारी आज की क्लास में हमने प्रश्नों को लिए थे, ये क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जो सवाल आपको पूछे हैं आप उस सवाल का उत्तर जरूर दीजिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।